जिसके लिए लोग मुझे जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 लाइन कुछ सुना देना चाहती हूँ। जो भजे हरि को सदा सदा, जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा, सो ही परम पद पावेगा। थैंक यू। तो वैसे लोग मुझे जहाँ बुलाते हैं तो सिर्फ गाने के लिए बुलाते हैं। पहली बार मुझे किसी ऐसी जगह, ऐसी स्टेज पे इनवाइट किया गया है जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, मन भर के बोल सकती हूँ। तो आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। बहुत सारे स्पीकर्स आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें बोली, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब उन लोगों का एक एक्सपीरियंस था, 20-30 साल का एक्सपीरियंस, और मेरी एज अभी खुद 18-19 साल है। तो मेरे पास अभी उतना कुछ नहीं है बताने के लिए, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सभी चीज़ें मैं आपको आज बताना चाहूँगी। तो मैं रहने वाली हूँ मधुबनी, बिहार की। अपना मधुबनी इसीलिए मेरा नाम भी मिलता जुलता मेरे बाबा ने रखा मेरे लिए। मैथिली नाम है मेरा, मैथिली ठाकुर। उससे पहले मेरा नाम तन्नू है। तन्नू मुझे घर पे बोला जाता है, और तन्नू इसीलिए कन्वीनियंट है क्योंकि अपने यहाँ पे आदत होता है कि अगर नाम तन्नू है तो उसको तनुआ बोल सकते हैं। अगर मेरे भाई का नाम हनी है तो उसको हनिया बोला जाता है, हनी नहीं बोला जाता है। तो मुझे तनुआ बोलते हैं, उसको हनिया, उसको सनिया। और इसलिए नाम मैथिली, इसलिए कोई मैथिलिया नहीं बोल सकता है, बहुत मेहनत लगेगा बोलने के लिए। तो मैंने शुरू कैसे किया, और लोग मुझे 2016 के आसपास से जानते हैं। उससे पहले भी मैं एग्जिस्ट करती थी, यहीं पे थी, इंडिया में ही, दिल्ली में रह रही थी। जब तक मैं 7 साल की नहीं हुई तब तक मैं अपने गांव, उड़ेन गांव है मेरा, मधुबनी, बेनीपट्टी, बनकट्टा, उड़ेन, उड़ेन में मेरा गांव है, अपने बाबा दादी माँ के साथ रही हूँ 7 साल की उम्र तक। और वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक धार्मिक माहौल रहा है हमारे घर पे। हमेशा राम सीता जी का कीर्तन, अष्टजाम, भजन, हर हफ्ते हफ्ते कुछ ना कुछ होता ही जाता है। तो म्यूज़िक का एक इंटरेस्ट बोला जाए तो हाँ, सुनना मुझे बहुत पसंद था, लेकिन गाना उतना पसंद नहीं था। ऐसा लगता था कि मेरे बस की नहीं है ये काम, मैं बस सुन सकती हूँ, एंजॉय कर सकती हूँ। बाबा के साथ बैठ के मटर गश्ती करती थी, फ़न करती थी, बहुत मज़ा आता था। फिर जब मैं 7 साल की के बाद मुझे पापा दिल्ली ले आए, मेरे भाइयों को भी दिल्ली लेते आए, मम्मी भी, मतलब हम लोग सब दिल्ली शिफ्ट हो गए। और हुआ कि अब क्या करें, मैं स्कूल भी नहीं जाती थी। मैंने एग्ज़ामिनेशन, मतलब सीधे मेरा स्कूल के अंदर जो एक मेरा पहला दिन था वो क्लास 6 में था। तो उससे पहले मैंने कभी भी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी थी, कैसे लोग पढ़ते हैं, क्या होता है एग्ज़ाम्स, कुछ नहीं मालूम था। तो जब स्कूल में गई, छठी में थी, प्रिंसिपल हमारे बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला कि अच्छा बेटा, आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप बस हमारे लिए हर साल बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल को प्राउड फील करवाओ, आप फ्री में पढ़ो, यहाँ पे आपका ही स्कूल है, आपका ही घर है, जैसे पढ़ना है पढ़ो। तो बड़ा मज़ा आता था हमारे स्कूल में भी। और उसी से मुझे एक मोटिवेशन मिला कि हाँ, मुझे भी ये चीज़ अब अच्छे से करना चाहिए, म्यूज़िक के अंदर फिट होना चाहिए। मेरे पापा, मैं एक बात बोलूँ कि सभी के पापा मम्मी बोलते हैं बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, उसके बाद अपना जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है वो करते रहना। मेरे पापा बोलते हैं पढ़ाई लिखाई बाद में करना, स्कूल में ही करके आया करो, घर पे मत करो, तुम अभी घर पे सिर्फ प्रैक्टिस करो। तो मेरे पापा मम्मी हमेशा से मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं, और उन्हीं के वजह से मैं अभी जो कुछ हूँ लोग जानते हैं, सिर्फ मेरे पापा मम्मी, मेरे दादा दादी, सबकी वजह से। सभी लोगों ने बहुत इंस्पायर किया। मेरा पहला रियलिटी शो से मेरा कब शुरू हुआ, मतलब टीवी वीवी कब शुरू हुआ, 2011 की बात है। मैं खुद 11 साल की थी, और हम लोगों के लिए दिल्ली भी उतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं था। दिल्ली में भी था कि हम लोग बहुत रिजर्व्ड रहते थे। और रियलिटी शो की बात अगर हो तो आपको उसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा, और मुंबई जाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे भी चाहिए, आपको अपने मतलब एक खर्चा का बंदोबस्त करके जाना होता है। और हम लोग का गांव में तो बहुत अमीर है, मेरे बाबा का खुद का ये है वो है, क्या बोलते हैं,
खेत खलिहान है, ज़मीन जायदाद जो भी बोलते हैं, बाबा लोग का बहुत कुछ है। लेकिन जब हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए तो हम लोग मतलब एक इनिशियली मतलब एक चीज़ शुरू से शुरू करना पड़ता है। मैं पापा के साथ हर जगह जॉइंट क्लासेस में जाती थी, क्लासिकल म्यूज़िक जितना सीखने को मिलता था सीखने की कोशिश करती थी। अब वो चीज़ सोचना था कि हाँ 2011 आ गया है, अब लिटिल चैम्प्स का ऑडिशन आ रहा है, सभी लोग अप्रोच कर रहे हैं, अब जाते हैं। तो हम लोग गए, ऑडिशन पास करते 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 मैं मुंबई तक पहुंच गई। मुंबई उन लोगों ने बुला लिया। मुंबई बुलाने के बाद 3 ऑडिशन था। 3 ऑडिशन करने के बाद आप टीवी पे दिखते, मतलब टीवी पे जब आपको लोग दिखता है तो आपको लगता है अरे वाह ये बच्चा बिल्कुल घर से उठ के आया है, लेकिन ऐसी बात होती नहीं है। टीवी पे अपीयर होने से पहले आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपको 7-8 ऑडिशन देना पड़ता है। एक ऑडिशन देने के लिए आपको सुबह 4 बजे लाइन में लगना पड़ता है, रात के 12 बजे आपकी नंबर आता है, ऐसा सीन होता है। तो वही सब करते 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 मैं जब मुंबई वाले ऑडिशन में 3 ऑडिशन होता था जिसमें मैंने 2 क्लियर कर लिया, आखिरी में रह गई। बहुत दुख हुआ। पापा बोले रोना नहीं, कुछ भी कर लेना, रोना नहीं रोना नहीं। और कैमरा वाले मुंह पे, मैथिली आपको कैसा लग रहा है, आप ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हुए, मैथिली आपको कैसा लग रहा है? मैं बोली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सिलेक्ट नहीं हुई, मैं बहुत खुश हूँ। यही हुआ। फिर 2011 में रिजेक्शन के बाद जब मैं घर वापस आई दिल्ली, रात में नींद नहीं आती थी मुझे। मैं सोचती थी अरे ये तो मेरे साथ ऑडिशन में लाइन में खड़ा था, अभी इसको सब जानते हैं, मुझे कोई नहीं जानता है, कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा है। और हम जब मुंबई में थे तो इतना सब लाइट वाइट, सारे हीरो हीरोइन तो हमारे आंखों के सामने। मैंने श्रद्धा कपूर को देखा, मैंने आलिया भट्ट को देखा, मैंने अनिल कपूर को देखा। दिल्ली अपने घर में आती सब कुछ ऐसा लगता है कि अरे एक सपना था वो टूट गया बिल्कुल। तो फिर घर पे आकर के पापा ने बोला कि जिस चीज़ में आप रह गए उसको प्रैक्टिस करो। तो फिर मेरा एक मेन वो रह गया कि हाँ मैं प्रैक्टिस करूँगी, प्रैक्टिस करूँगी, प्रैक्टिस करूँगी, हर चीज़ गाऊँगी सभी लोगों को। क्योंकि उन लोगों ने मुझे जब रिजेक्ट किया तो ये बोला था कि मैथिली आप सिर्फ क्लासिकल गाते हो, आप बॉलीवुड चीज़ें नहीं गाते हो, तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा आगे आपको ले जाना, तो इसलिए हम आपको आगे नहीं ले जा सकते हैं, आप अगले साल वापस मेहनत करके आइएगा। ये सब हुआ तो ये सब चीज़ दिमाग में फिट हो गया कि अरे मुझे नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता है कि मैं बॉलीवुड गाना कैसे गाऊँ। घर आकर के प्रैक्टिस की 4 साल प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा 2015 में गई इंडियन आइडल जूनियर में। वो सीज़न 2 था, उसमें गई। जाते ही फिर सारे ऑडिशंस क्लियर हो गए। मुंबई वाला भी एक हो गया, आखिरी में फिर रह गई। क्योंकि लगा अरे जाना व्यर्थ है, अब तो छोड़ो अब ये सब चीज़ें, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, IAS वाईएस बनो, बिहार का नाम रोशन करो। और क्योंकि मेरे पापा हमेशा मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ बिठा करके सिखाते थे ग्रुप क्लासेस में, सबके पापा मम्मी IAS होते थे। तो मेरा एक वो था कि माइंडसेट कि नहीं म्यूज़िक अब मेरे से नहीं होने वाला है, हर जगह जाती हूँ रिजेक्ट हो रही हूँ, IAS वाईएस ही बन लेती हूँ, अपने बिहार में बहुत क्रेज़ है इसका। फिर मैं सोची स्कूल में अच्छा करूँ। फिर जब मैंने बोला आपको 6 से ही मैंने पढ़ना ही शुरू किया, उससे पहले कुछ पढ़ाई लिखाई का नामो निशान नहीं था। तब मेरे 70 कुछ % आए थे, अंग्रेज़ी तो बिल्कुल समझ नहीं आता था। फिर 7th में जाते ही वो 70 से मैंने 93% स्कोर किया। फिर 8th में जाते ही वो 95% हो गया। ऐसे करते 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 मैंने अच्छे से अपना बोर्ड एग्ज़ाम निकाल लिया। फिर IAS वाला जो ख्याल था वो दिमाग में था कि हाँ UPSC के लिए पढ़ना तो बहुत पड़ता है। सब चीज़ मैंने पढ़ना शुरू किया, 6th की NCERT से लेकर के 12th का NCERT तक सारे किताब जमा कर दिए। अब ये भी पढ़ूंगी, ये भी पढ़ूंगी, वो पढ़ूंगी, मतलब शुरू तो कर दिया था डेडिकेशन के साथ। फिर 2017 आ गया, राइजिंग स्टार आ गया। उन्होंने फ़ोन किया, मैथिली इंडिया में पहली बार लाइव रियलिटी शो हो रहा है। मैं पापा को बोल पाऊँ मना कर दो, मैं नहीं जा रही, मेरे को IAS बनना है, ये सब काम मैं नहीं कर रही। फिर उन्हें बोला कि आइए आपको हम लोग डायरेक्टली इसमें ले लेंगे, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और वो दिन था छठ का, उस दिन छठ का पहला दिन था और मेरा एक जगह मुझे गाने के लिए जाना था। मैं सोची चलो घर से बाहर निकल ही रहे हैं, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा तो इसमें ऑडिशन दे देते हैं। भाई लोग भी गए थे मेरे साथ, ऑडिशन दी। उन लोगों का रिस्पांस अच्छा लगा मुझे, वो लोग बड़े प्यार से बात किए मेरे साथ, अरे मैथिली बहुत अच्छा गाए आप तो। मैं बोली अरे वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बाद ऑडिशन क्लियर होता गया, फिर मुंबई का टिकट आ गया। मैं सोची इस बार भी 3 ऑडिशन में से 2 पार करूँगी, तीसरे में वापस घर आ जाऊँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं लकीली।
फिर मैं गई मुंबई, परफॉर्म किया और करते 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 टॉप 2 तक पहुंच गई। जीतने भी वाली थी, बस थोड़ा 1% से रह गई, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मुझे लोगों ने बहुत पहचाना। एक मतलब एक जो बोलते हैं एक सक्सेस का एक जो छोटा सा एक पार्ट है, एक ड्रॉप, वो मुझे ऐसा लगा कि हाँ सब लोग अब मुझे जान रहे हैं, सब लोग जानते हैं मैथिली ठाकुर कौन है। सोशल मीडिया की बात बोले, कोई तो बोल रहे थे सोशल मीडिया की बात, हाँ मतलब लोग बोल रहे थे कि हाँ, तो कोई मेरे को बोला अरे वाह मैथिली तुम्हारे फेसबुक पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं। मैं बोला मैं तो फेसबुक पे हूँ ही नहीं। फिर कोई बोला अरे इंस्टाग्राम पे तुम्हारे 10,000 फॉलोअर्स। मैं बोली मैं तो हूँ ही नहीं। मैंने फिर जब देखा लोगों को, अपना भी अकाउंट खोला, फिर उन्होंने मेरे को मैसेज किया अरे वाह वेलकम मैथिली, आप चाहे तो ये वाला मेरा पेज ले सकते हो। मैं बोली नहीं नहीं नहीं, रखो अपने पास। फिर मैंने शुरू किया अपना खुद का इंस्टाग्राम, खुद का फेसबुक, खुद का ट्विटर, और उस पर लगी कुछ कुछ फ़ोटो पोस्ट करने। बहुत हीरोइन लोगों को देखती थी, फ़ोटो पोस्ट करते ही 10 लाख लाइक एक बार में आ जाता है। मेरे को भी लगा थोड़ा हीरोइन वाला फ़ोटो अच्छा बन ठन के डालूंगी फ़ोटो तो मेरे भी बहुत लाइक्स आएंगे। डालती थी लेकिन कोई देखता ही नहीं था, उस समय उतने फॉलोअर्स नहीं थे। उसके बाद मैंने सोचा राइजिंग स्टार से, जो 3 महीने का राइजिंग स्टार था, उसमें मैं रोज़ किसी न किसी फिल्मी कलाकार से मिल रही हूँ, चाहे वो अनिल कपूर हो, सोनाक्षी सिन्हा हो, विद्या बालन हो। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई मेरे साथ। जब घर आ गई वापस तो लगा रे कहाँ गया वो सब चीज़, अभी तो किसी से नहीं मिलना जुलना होता, लोग मुझे टीवी पे भी नहीं देख रहे, अब क्या करें। पापा बोले कि वो सब चीज़ पे ध्यान मत दो, अब तुम अपनी तैयारी बढ़ाओ, क्योंकि एक बार तुमको लोग पहचान गए हैं, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम लोगों को भूलने ना दो कि हाँ तुम मैथिली हो। बहुत सारे रियलिटी शोज़ आते हैं, विनर होते हैं, विनर को लोग अगले ही दिन भूल जाते हैं, अगले दिन नहीं तो 2 महीने बाद तो पक्का ही भूल जाते हैं कि उस सीज़न का विनर कौन था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे को भी लोग ऐसे भूल जा रहे मैथिली, अच्छा वो एक बार उसमें आई थी उसके बाद तो दिखाई नहीं दी गई। मैं ये नहीं चाहती थी मुझे कभी ये चीज़ फेस करना पड़े। तो पापा ने मुझे सलाह दिया कि जो मैंने अपने 7 साल का जो एक सेगमेंट था मेरा गांव में, उसके दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अपने गांव में बहुत सारा मतलब वेस्टर्न में क्या है कि हाँ आप हिप हॉप जैज़ ये सब चीज़ है, लेकिन आप इंडियन म्यूज़िक को अगर देखोगे ना, इतने प्रकार के वैरायटीज़ हैं कि आप अगर एक एक को सुनना भी शुरू करोगे तो आपका ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी भर सुनते ही रहोगे। तो अपने मिथिला में ही मैं खुद अपना मैथिली भाषा बोलती हूँ ज़्यादातर। तो हमारे यहाँ पे सोहर, समदाउन, बटगवनी, ये फलाना चलाना इतना सारा चीज़ है। तो जो जो चीज़ मैंने सीखा सब चीज़ का वीडियो मैंने अपने भाई लोगों के साथ बनाना शुरू किया और लगी फेसबुक इंस्टाग्राम पे धड़ल्ले में पोस्ट करने। देखती थी कोई देख नहीं रहा है। फिर एक दिन से दिमाग में आया कि एक और गाना है जो बड़ा फेमस है, थोड़ा मैथिली से हट के थोड़ा भोजपुरी साइड आते हैं। फिर वहाँ का कुछ कुछ गाना लिया, वो सब चीज़ गा के वीडियोस डालना शुरू किया। तो एक ही दम से मैं देखती हूँ अरे मैथिली वाला गाना पे भी इतना ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। मैं क्या सोची हमारे एज ग्रुप के जितने भी बच्चे होते हैं गिटार पकड़ते हैं, कोई अच्छे खासे मतलब हेयर स्टाइल बना करके, लड़कियाँ जो भी होती है वो अच्छी खासी सुंदर दिख रही होती है, गिटार बजा के वीडियोज़ डालती है, उन लोग के इतने सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं। मैं सोची हम लोग का कौन देखेगा, हारमोनियम तबला पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कौन देखेगा। लेकिन जब मैंने वो चीज़ डालना शुरू किया तो 1-2 महीने के बाद उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आना शुरू हुआ। अब हम लोग को मैसेज करने लगे मैथिली ये बताओ फेमस कैसे होते हैं। बोले अरे वाह, ये क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को भी नहीं मालूम फेमस कैसे होता है। उसके बाद पापा को भी बहुत लोग आते थे सीखने के लिए, मतलब पापा से सीखने के लिए म्यूज़िक। सर ये बताइए मैं हारमोनियम बजाना कितने दिन में सीख जाऊँगा? 1 महीने में सीख जाऊँगा। फिर कोई आता था सर मैं मैथिली जैसा गाना चाहता हूँ या मैथिली जैसा गाना चाहती हूँ, कितने साल लगेंगे मुझे सीखने में? ये 1 2 3 4 क्वेश्चंस है जो बहुत इरिटेटिंग होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं। तो चलो भाई वो सब चीज़ भी निकलते गया। अब सोशल मीडिया का दौर आया, मैंने थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज़ करना शुरू किया। फिर अपना मैथिली से शुरू किया, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, पंजाबी, गुजराती, केसरिया, बालम, राजस्थानी, फलाना चलाना, सब कुछ करते 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 अब ऐसा हो कि हम लोग बॉलीवुड गाने को भी अभी TVF का हमने एक बनाया था हमारे सर यहाँ पे जिसका जिक्र किए, तो बॉलीवुड गाने का भी हम लोगों ने अपने स्टाइल में कुछ कवर बनाना शुरू किया। और एक टाइम ऐसा आया, बजा दो ताली एक टाइम ऐसा आया कि
गाने रिलीज़ हो रहे हैं, बी प्राक के, जानी के, बड़े 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 आर्टिस्ट जिनके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, गाने रिलीज़ हो रहे हैं, वो लोग हमको लिंक भेज रहे हैं मैथिली अपने स्टाइल में। यार 1 मिनट का वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो प्लीज़। बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है अरे बाप रे, ये लोग मेरे को बोल रहे हैं मैथिली अपने स्टाइल में गाना करके कर दो, मतलब कि ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा होगा उन लोग को। मुझे लगा कि हम लोग कुछ बेकार का ही काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छा होने लग गया, होने लग गया, होने लग गया। मेरे 2 भाई हैं, खुद के हैं, अपने वाले भाई हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कज़न है या फिर वो है मामा का लड़का है, ताऊ का लड़का है, नहीं, लेकिन अपने हैं मेरे भाई वो। एक का नाम है ऋषभ, एक का नाम है अयाची। नहीं, ऋषभ इस साइड बैठता है, अयाची इस साइड बैठता है। अयाची और ऋषभ दोनों ही मेरे से छोटे हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि वो वाला मेरे से बड़ा हो गया क्योंकि दोनों की हाइट अब क्रॉस कर गई मेरे को। नहीं, लेकिन मैं सबसे बड़ी हूँ। और ऋषभ तबला बजाता है, वो बहुत ही डिफरेंट है हमारे पूरे ख़ानदान में, क्योंकि वो एक शब्द नहीं बोलता है। आप सबके सामने बहुत अच्छे से बिहेव करेगा, लेकिन वो बोल देगा एक शब्द नहीं। अयाची वही, वो बिना मतलब का नॉनसेंस बोलता रहता है। तो हम तीनों बहुत डिफरेंट है। लोगों ने बोला है मैथिली बॉलीवुड में कब जा रहे हो, मैं ये बोलूँगी मुझे बॉलीवुड में जाना ही नहीं है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे बॉलीवुड के लिए, मैंने कभी प्रैक्टिस ये सोच के नहीं किया कि मुझे एक दिन पिक्चर में गाना गाना है। बॉलीवुड से अगर अपॉर्चुनिटी आएगा, ठीक है, हम लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ेंगे नहीं, सोच समझ के हर काम करेंगे। लेकिन मेरा विज़न ये है कि अपने इंडियन म्यूज़िक जो है उसको कैसे प्रमोट किया जाए, स्पेशली हमारा जो फोक है बिहार का, बिहार में भी अत्यंत टाइप के वैरायटीज़ है, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, इसके लिए मैं लगातार काम कर रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी। बस लोगों से सावधान रहे, अच्छे लोगों से बहुत प्यार से रहे, हमेशा हंसते रहे, अच्छे अच्छे पोज मारते रहे। थैंक यू सो मच। मेरे पास ज़्यादा कुछ अभी बोलने के लिए नहीं है, बहुत भाषण दे दिया मैंने। थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी। थैंक यू।